अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट आसमा बुखारी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सफ़र सल्तनत। तंजीला नवाज़ की कलम से तहरीर करदा ये नावल है। किस्त नंबर 15। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शाम का वक्त हो चुका था। जैद और आयना का निकाह शाह हवेली में ही रखा गया था। सब मेहमान आ चुके थे। माशाल्लाह, बिल्कुल शहजादी लग रही है मेरी बहन। अर्शिया ने उसे शीशा दिखाते हुए कहा। लाला तो गए, फिजान से तंग करने वाले अंदाज में कहा था। चलो हटो, तुम सब मेरी भाभी को परेशान मत करो, मरियम ने आयना के गिर्द बाजू हायल करते हुए कहा था, जिस पर आयना मुस्कुराई थी। लेकिन उसके दिल में एक बात थी जो वो जैद खान से पूछना चाहती थी। चलो भाई मौलवी साहब, और आयना के होने वाले वो भी आ गए हैं। चलो नीचे चलो, हुरिया ने कमरे में दाखिल होते ही मुस्कुरा कर कहा था, जिस पर आयना का चेहरा सुर्ख हुआ था। आयना, पाँव आगे करो। हफ्सा उसे हील पहना रही थी क्योंकि वो खुद नहीं पहन सकती थी। उसके पाँव पर लगी हुई थी। चलो हो गया। हफ्सा अपनी जगह से खड़ी हुई थी। आ जाओ। अर्शा ने अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाया था क्योंकि आयना के पाँव की चोट इतनी सही नहीं हुई थी कि वो खुद चल सके, इसलिए अर्शा ने उसका हाथ थामा था जाके वो सहारे खड़ी हो सके। अब वो सब लड़कियां नीचे की जानिब बढ़ी थीं। वैसे आपने अच्छा नहीं किया आयना, मेरा क्रश थी। और हान ने मासूमियत से अहान और जैद की जानिब देखा था। और हान की बात पर सब ने अपनी हंसी छुपाई थी। अगर कोई और ये बात करता तो अहान उसकी जान ले लेता, लेकिन अरहान कई महीनों में उन्हें बहुत अजीज़ हो गया था। अरहान के बगैर उन्हें मज़ा भी नहीं आता था। अरहान की बातें उन्हें बहुत पसंद थी। आओ अरहान, तुम्हें एक बात बताऊं। ज़ैद और अरहान एक जानिब बढ़ा था जब जिस पर अरहान पीछे हुआ था। नहीं लाला, रहने दे, मुझे वो बात पता है जो आप बताने वाले हैं। अरहान हंसते हुए पीछे हुआ था। वैसे भी मोहब्बत कुर्बानी का नाम है। चलो भाई, अब रुमाल ही दे दो, आंसू साफ़ करने के लिए आखिर को मेरे महबूब का निकाह हो रहा है। अरहान ने अपने और आंसू साफ़ किए जो बह नहीं रहे थे। अरहान अकबर। जैद ने उसके गले में बाजू डाला था। अरे लाला, मजाक कर रहा हूँ, अरहान ने हंसते हुए कहा था। अरहान की हालत पर सब लड़कों का कहका गुंजा था। आयना ने हवेली के बाहर के काउंच में कदम रखा था जहाँ हर तरफ गुलाब के फूलों की सजावट थी। गुलाब के ताज़ा फूलों की खुशबू हर तरफ महक रही थी। अब मनाजिर ऐसे थे कि आयना को एक सोफे पर जबकि जैद को दूसरे सोफे पर एक दूसरे के सामने बिठाया गया था, जबकि बीच में गुलाब की लड़ियाँ लगाई गई थी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। इजाज़त है? मौलवी साहब ने शाहनवाज साहब से इजाज़त मांगी थी, जिस पर उन्होंने हाँ में सर हिलाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयना खान वल्द आज़म शाह, आपका निकाह जैद खान वल्द शहबाज खान से 1 लाख सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने आयना की जानिब देखा था। जी कबूल है, आयना ने धीमी आवाज़ में कहा था, लेकिन उसके दिल में कई सवालात थे। क्या आपको यह निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने दोबारा सवाल किया। जी कबूल है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? जी कबूल है। यहाँ साइन कर दो। रहमान साहब ने पेपर्स उसके सामने रखे थे, जिस पर आयना ने साइन कर दिया था। और आज आयना शाह आयना खान बन गई थी। आज वो खुद को जैन खान के नाम कर चुकी थी। जैद खान वल्द शहबाज खान, आपका निकाह आयना शाह वल्द आज़म शाह से किया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने अब जैद की जानिब देखा था। कबूल है, जैद ने संजीदगी से कहा था। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है। मौलवी साहब ने तीसरी दफ़ा वही सवाल दोहराया था। क्या आपको यह निकाह कबूल है? दिल से कबूल है। जैद की इस बात पर सब मुस्कुराए थे। मौलवी साहब के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई थी। यहाँ साइन कर दो बच्चे। मौलवी साहब ने वही पेपर उसकी जानिब बढ़ाया था, जिस पर जैद ने साइन कर दिया। दुआएं खैर करे। अब वह सब दुआ कर चुके थे। मुबारक हो। मौलवी साहब ने दोनों को मुबारकबाद दी थी। सब लोग एक एक करके उन दोनों को मुबारकबाद दी थी। अब उन दोनों को एक ही सोफे पर बिठाया गया था। जैद ने आयना को सोचों में गुम देखा तो फ़ौरन सवाल किया था। आपकी तबीयत कैसी है आप? जैद ने मुस्कुराते हुए कहा था। हाँ, बेहतर है, आयना ने मुस्कुराते हुए कहा। पाँव और बाजू कैसा है? जैद ने आयना का हाथ थामा था जिस पर लगी थी। अब वो उस हाथ को देख रहा था। हाँ, सही हूँ मैं। आयना के चेहरे के बदलते रंग देखकर जैद मुस्कुराया था। सजावट पसंद आई आपको? आपकी पसंद की है? जैद ने गुलाब के फूलों की जानिब देखते हुए पूछा। आपको कैसे पता मुझे गुलाब पसंद है? आयना को हैरत हुई थी। राज की बात है, फिर कभी बताऊँगा। जैद के जहन में बहुत सी बातें आई थीं। सब लोग जा चुके थे। वह सब नौजवान स्टेज पर बैठे बातें कर रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। अर्शिया ने आयना का माथा चूमा था। तुम तो ऐसे खुश हो रही है जैसे तुम्हारा निकाह हुआ हो, अहान उसे तंग करते हुए कहा। सरदार, तुम बस कमरे में चलो, अर्शिया ने उसे धमकी दी थी। वैसे मेरे कमरे में एक बंदे की जगह होती है, अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं, क्योंकि आज की रात आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, अरहान ने बेफिक्री से कहा था। नहीं, मुझे इसकी आदत है, अहान ने हंसते हुए कहा था। मतलब आप रोज़ मार खाते हैं? अरहान ने दिलचस्पी से पूछा था, जबकि उसके इस सवाल पर सब हंसे थे। अरहान, क्या तुम कभी खामोश नहीं रह सकते क्या? अहान ने आंखें छोटी की थी। नहीं,
क्योंकि खामोशी और अरहान दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए जहाँ खामोशी होती है वहाँ अरहान नहीं होता, और जहाँ अरहान अकबर होता है वहाँ खामोशी नहीं होती। अरहान ने फ़ख्री अंदाज में कहा था। ओके, समझ गया, अरहान अकबर, अरहान ने हंसते हुए कहा था, जिस पर अरहान भी मुस्कुराया था। अर्श कहाँ है, दिख नहीं रही? अरहान ने हफ्सा से सवाल किया था। क्यों भाई, क्या करना है आपको? हफ्सा ने तंग करने वाले अंदाज में कहा था। और दरअसल पूरे 3 घंटे हो गए ना उसे बिना देखे। अरहान के चेहरे पर मासूमियत थी। वहाँ है, मेहमानों को संभाल रही है, हफ्सा ने हंसते हुए कहा। एक तो ये जालिम लोग मेरी 5 फुट की बीवी से कितना काम करवाते हैं। अरहान अर्शिया की जानिब बढ़ा था। अर्श क्या कर रही हो? अरहान अर्शिया के पास खड़ा था। अर्शिया खाने की मेज़ पर खड़ी मुलाजमों को खाने के बारे में बता रही थी। कुछ नहीं, बस इन्हें समझा रही हूँ। अर्शिया के चेहरे पर थकान थी। इधर आओ लड़की, तुम लोगों को जैसे मेरी बीवी ने बोला है वैसा ही करना है। अरहान अर्शिया का हाथ थामे उसे मेज़ के पास ले गया था। अरहान 5 मिनट दो मुझे। अरहान अर्शिया को मेज़ पर बिठाकर खाने के टेबल के पास गया था, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस थीं। ये लो। अरहान ने खाने की प्लेट अर्शिया के सामने रखी थी। अरहान, वहाँ बहुत मेहमान हैं, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, अर्शिया ने उठते हुए कहा जब अरहान ने उसे वापस बिठाया था। लड़की इधर बैठो, वहाँ है, सब संभाल लेंगे, तुम ये खाओ सुकून से, कब से काम कर रही हो। अरहान ने उसे एक चम्मच खिलाते हुए कहा। अरहान की फिक्र पर अर्शिया मुस्कुराई थी। जालिम लोग मेरी 5 फुट की बीवी से कितना काम करवाते हैं, अरहान ने बिल्कुल सीरियस अंदाज में कहा था। अरहान की बात पर अर्शिया ने उसे घूरा था, जिस पर अरहान ने उसका गाल खींचा था। मरियम हाथों में गिफ्ट्स लिए स्टेज की जानिब बढ़ रही थी जब आलिहान शाह की नज़र उस पर पड़ी थी। आलिहान किधर? आलिहान मरियम की जानिब बढ़ा था जब उमर ने उसे रोका था। सबर, मेरी बीवी का दुपट्टा ज़मीन पर लगकर गंदा हो रहा है। आलिहान मरियम की जानिब बढ़ा था। मरियम जो सीधा सीधा चल रही थी, मुसलसल अपने पीछे किसी को महसूस करके पीछे मुड़ी थी। आलिहान शाह को अपना दुपट्टा उठाए देख उसे हैरत हुई थी। आलिहान क्या हुआ है, ये दुपट्टा क्यों पकड़ा हुआ है? मरियम ने नासमझी से सवाल किया। वो ये ज़मीन पर लग रहा था, गंदा हो रहा था। आलियान की बात पर मरियम ने हैरत से अपने सामने खड़े उस शख्स को देखा था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो दुपट्टा है, सिर्फ उसे इतनी अहमियत ना दो। तुमसे जुड़ी हर बात अहमियत की हामिल है मेरे लिए, और आलिहान शाह के होते हुए मरियम शाह का दुपट्टा गंदा हो, यह तो निहायत डूब मरने का मुकाम है। आलिहान मुस्कुराया था। मरियम ने आलिहान शाह के चेहरे को गौर से देखा था। उसने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया था कि उसने मरियम को आलिहान जैसा हमसफ़र से नवाजा था। बेशक मरियम को खुदा ने बहुत अहमियत देने वाला हमसफ़र दिया था, जिसकी हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखता था। रुखसती का वक्त हो चुका था। आयना शाह अरहान के गले लगी रो रही थी जब मुराद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बुलाया था। एक्सक्यूज़ मी, अगर आप भूल गई हैं तो आपको याद दिला दूँ, आपके 2 भाई हैं, मुराद ने लाचारी से कहा था। नहीं, मेरा सगा भाई एक ही है, तुम्हें कचरे से उठाकर लाए थे, आयना ने आंसू साफ करते हुए कहा था। जैद लाला, क्या अब भी लेकर जानी है? मुराद ने आयना की इस हरकत पर जैद के करीब होकर उससे कहा था। जी, हर हाल में लेकर जानी है, जैद ने भी उसके करीब होकर हल्की आवाज़ में कहा था, जिस पर वह मुस्कुराया था। सोतेला ही सही, भाई तो हूँ ना, इधर आओ, मुराद ने मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने से लगाया था। सबसे गले मिलने के बाद अब वो अपने बाप के सीने से लगी रो रही थी जब अरहान ने उसके आंसू साफ किए थे। आयना यार, कितना रोती हो तुम, सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा, अपने असली रूप में आ जाओगी, बुराक ने संजीदगी से कहा था, जिस पर आयना ने उसे घूरा था। खुदा हाफिज़ खान, मेरी बहन का ख्याल रखना, अरहान ने आयना का हाथ जैद के हाथ में थामते हुए कहा। फिक्र ना करो सरदार, कभी रोने नहीं दूंगा, जैद ने मजबूती से आयना का हाथ थामते हुए कहा। जैद की इस हरकत पर आयना ने उसे बहुत गौर से देखा था। वो शख्स तो आयशा को पसंद करता था, तो वह ऐसा क्यों कर रहा था? जैद लाला, मुराद ने जैद का हाथ थामते हुए कहा। जी, अब आपने क्या कहना है? जैद को मालूम था कि मुराद शाह कुछ सीधा बोल ही नहीं सकता। वो कहना ये था कि ख्याल रखिएगा। मुराद ने आयना की जानिब देखा था। आयना जो मुराद की इस बात पर अभी मुस्कुराई ही थी, अगले ही लम्हे उसका दिल किया कि वो उसका सर फाड़ दे। अरे लाला, इसका नहीं, अपना, मुराद ने जैद को वार्न किया था। मुराद की इस बात पर वहाँ सबका कहका गूंजा था। आयना को कार में बिठाने के बाद जैद ने फ्रंट सीट संभाली थी। जन्नत एक कोने में खड़ी उन सबको देख रही थी। कितनी खुश नसीब थी वो सब, उनके पास प्यार करने वाली फैमिली थी, प्यार करने वाला शोहर था, उनके पास सब रिश्ते थे। और आज जन्नत को पहली दफ़ा फैमिली की कमी महसूस हुई थी, और ये बात सिर्फ जन्नत की ही जानती थी कि उसके दिल में क्या है। चुड़ैल, यहाँ क्या कर रही हो, जाना नहीं है क्या? अरहान उसके पास आया था। जन्नत जो गहरी सोच में डूबी हुई थी, उसने अरहान की जानिब देखा था जो मुस्कुरा रहा था। हाँ, जाना नहीं है क्या? अरहान को वो खोई सी लगी थी। नहीं, जाना है, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, तुम जाओ, जन्नत ने चिढ़कर कहा था। मिस जन्नत, सब जा चुके हैं, आप मेरे साथ ही जाएंगी, अरहान ने तफसील से बताया था। बकवास मत करो, जन्नत ने न चाहते हुए भी उससे लड़ी रही थी। नहीं, मुझ में तुम्हारी जैसी आते नहीं हैं, चलो। अरहान ने कार का दरवाज़ा खोला था। वो अरहान अकबर था, बिन माँ के पला हुआ बच्चा, लेकिन वो जानता था औरत की इज्जत किस तरह की जाती है। जन्नत भी कार में बैठ गई थी।
आयना की हथेलियों में बार बार पसीना आ रहा था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। दिल में बहुत से ख्याल थे, दिमाग में बहुत से सवाल थे। कमरे का दरवाज़ा खुला था। जैद खान अंदर दाखिल हुआ था। दरवाज़ा बंद करने के बाद अब वो बेड की जानिब बढ़ा था। जैद खान का ज़मीन पर उठाता एक एक कदम आयना को अपने दिल पर रखता हुआ महसूस हो रहा था। बेड पर बैठने के बाद जैद ने आयना का घूंघट उठाया था। आयना के चेहरे को देखते हुए जो पहला लफ्ज़ जैद खान के मुंह से निकला था वो था माशाअल्लाह। आयना ने जैद की जानिब देखा था, जहाँ जैद खान उसके हाथों को देख रहा था, जहाँ जैद के नाम की मेहंदी लगी हुई थी। देखें, मुझे पता है कि आपने ज़बरदस्ती मुझसे शादी की है। आपको ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। अभी आयना बोल ही रही थी जब जैद खान फ़ौरन बोला था, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये ज़बरदस्ती की शादी है? पसंद की भी तो हो सकती है। जैद ने आयना की जानिब देखा था। क्योंकि मुझे पता है आप आयशा को पसंद करते हैं। आयना की बात पर जैद को हैरत हुई थी। और ये बात आपसे किसने कही है? मैंने एक दफ़ा आप दोनों को साथ देखा था। आयना की नज़रें जैद के हाथों पर थी। जैद खान के हाथ बहुत खूबसूरत थे। जैद के हाथ आयना को बहुत पसंद थे। अच्छा, मतलब अगर कोई लड़की मेरे साथ है तो वो मुझे पसंद होगी? जैद ने सवालिया नज़रों से उसे देखा था। जी? आयना को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। अगर ऐसा है तो आयशा से पहले मैंने आपसे भी बात की थी, तो अपने बारे में क्या ख्याल है? जैद खान के चेहरे पर एक चमक सी आई थी। हाँ? आयना की सांसें रुकने वाली थी। जी मिसेस जैद खान। जैद ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। क्या मतलब है? आयना का दिल ज़ोर से धड़का था। मतलब यह है कि शुरू से ही जैद खान के दिल पर सिर्फ आयना शाह ने हुकूमत की है। जैद ने आयना के चेहरे के बदलते रंगों को देखा था। क्या? लेकिन ऐसा था तो कभी बताया क्यों नहीं? आयना को दुख हुआ था, वो शख्स इतनी आसानी से उसे किसी और के लिए छोड़ गया था। जिस दिन बताया था उस दिन आपका रिश्ता फिक्स हो चुका था। जैद ने संजीदगी से कहा था। क्या तुम मुझे कुर्बान कर देते? क्या तुम मेरा निकाह उससे होने देते? आयना के दिल में बहुत से सवालात थे। क्या आपको वाकई लगता है कि मैं ऐसा होने देता? अगर ऐसी बात थी तो लाहौर क्यों गए? आयना अभी भी उलझी हुई थी। किसी की किडनैपिंग करवाने। अब अगर यही रहकर करवाता तो शक हो जाता ना। जैद ने आंख दबाई थी। क्या तुम उसे मार देते सिर्फ इस वजह से कि वो मुझसे निकाह कर रहा था? हाँ, क्योंकि वो भी तो आपसे निकाह करके मुझे पल पल मार रहा था। उसका बदला तो लेना था ना। और वैसे भी जैद खान अपनी पसंदीदा चीज़ें इतनी आसानी से किसी को नहीं देता। अगर वो मलक मेरे साथ कुछ कर देता तो तब भी तुम मुझसे शादी करते? आयना को जैद खान पर हैरत हुई थी। हाँ। जैद को एक सेकंड भी नहीं लगा था हाँ बोलने में। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारा फैसला गलत था। तुमने देखा नहीं उन लोगों ने मुझे बदकिरदार कहा था। आयना के दिल में तकलीफ़ थी। जैद ने उसका हाथ थामा था। आप जैद खान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत फ़ैसला हैं, और जहाँ तक मेरी बीवी के किरदार की बात है तो मेरी दुआ है कि मेरे बेटे को भी आप जैसी लड़की मिले। जैद ने उसके दोनों हाथ चूमते हुए कहा। आयना की आंखें भीगी थीं। खबरदार जो आप रोईं। सरदार से वादा किया है, इसलिए प्लीज़ मत रोइएगा। और आज जैद खान ने पहली दफ़ा किसी शख्स को प्लीज़ कहा था। आयना नम आंखों से मुस्कुराई थी। पहले बताना था ना। पता है मुझे कितनी तकलीफ़ हुई थी आयशा को तुम्हारे साथ सोचकर। आयना ने मुंह में बनाया था। आई एम सॉरी गुलम माई रोज़। जैद की बात पर आयना की आंखें हैरत से फैली थीं। किलबम शहीबी द ऑनर ऑफ माई हार्ट। क्या वो फूल, वो लेटर? आयना ने जैद खान को देखते हुए कहा, जहाँ वह मुस्कुराया। सुनजुस अस्किम माई एंडलेस लव। जैद ने हाँ में सर हिलाया था। ओह, मुझे कैसे पता नहीं चला? आयना ने अपने माथे पर हाथ रखा था जिस पर जैद खान का कहका गूंजा था। लेकिन तुम मेरे कमरे में आए कैसे? आयना ने तजस्सुस से पूछा। बैल्कनी से। जैद ने उसी अंदाज में जवाब दिया। दुनिया का टॉप बिजनेस टाइकून चोरों की तरह मेरे घर में घुसा था। आयना ने हंसते हुए कहा था। हाँ जी, जैद खान अपनी बीवी के लिए चोर क्या कुछ भी बन सकता है। जैद ने उसके हंसते चेहरे को देखा था। जैद ने कबर्ड में से एक बॉक्स निकाला था। उसके सीधे हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था और दूसरे हाथ में भी कुछ था जो उसने मुट्ठी में छुपा रखा था। ये आपके मुंह दिखाई। जैद ने वो बॉक्स आयना के सामने रखा था। ये कहीं बम तो नहीं है ना? आयना ने बॉक्स का साइज़ देखते हुए सवालिया नज़रों से उसे देखा था। नहीं। खोलें। जैद सीने पर दोनों हाथ बांधने के बाद उसके सामने खड़ा था। आयना ने बॉक्स ओपन किया था। बॉक्स ओपन करने के बाद उसने जैद की जानिब देखा था, जहाँ वो खड़ा मुस्कुरा रहा था। जैद! आयना फ़ौरन बेड से उठी थी और जैद के गले लगी थी। जैद ने भी उसे थाम लिया था। पसंद आया? जैद ने उसके चेहरे की जानिब देखा था, जहाँ बहुत ज़्यादा खुशी थी। हाँ बहुत। तुम्हें कैसे पता मुझे नॉवेल्स पसंद हैं? और फिर जैद खान दुनिया का वो वाहिद शख्स था जिसने अपनी बीवी को मुंह दिखाई में एक बॉक्स दिया था जिसमें बहुत से नॉवेल्स की किताबें थीं। मुझे तुमसे मुतल्लिक हर चीज़ पता है। जैद उसके करीब आया था। यार तुम तो बहुत 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 अच्छे हो। आयना ने दोबारा उसे हक किया था। माशाल्लाह, मुझे आज पता चला कि मैं अच्छा हूँ। जैद हंसा था। तुम हाथ में क्या छुपा रहे हो? आयना ने जैद के दूसरे हाथ की जानिब इशारा किया था जहाँ कुछ था। जैद ने अपना दूसरा हाथ खोलकर आयना की आंखों से सामने किया जहाँ उसका झुमका था।
ये तुम्हारे पास? आयना ने उसे देखा था। ये झुमका उसने तब पहना था जब पहली दफ़ा मिले थे। तुम शुरू से ही मेरी चीज़ें चोरी करते हो। आयना ने उसका गाल खींचा था। आयना शाह पहली लड़की थी जिसने जैद खान को टच किया था। हाँ, क्योंकि मेरी बीवी मुझे उसी दिन से पसंद है। जैद ने भी उसका गाल खींचा था। फिर यूं एक हसीन रात का इख्तिताम हुआ था। हूर, मेरी शर्ट निकाल दो। मुराद फ्रेश होने के लिए जा रहा था। खुद निकाल लो, हुरिया हमेशा की तरह ही बोली थी। किस कदर जालिम लड़की हो, जिस दिन मैं ना हुआ ना तब कदर आएगी मेरी। मुराद की इस बात पर हुरिया ने एक नज़र उसे देखा था, फिर नज़रें घुमा ली थी। लेकिन न जाने क्यों मुराद की इस बात से हुरिया का दिल एक सेकंड के लिए कांपा था। हुरिया ने कंबल मुंह पर ओढ़ लिया था जबकि मुराद फ्रेश होने के लिए चला गया था। जन्नत अभी चेंज करके बाहर आई थी। वो बाहर के लाउंज में थी जब आयशा और सबीना बेगम भी वहाँ आई थी। जन्नत, आयशा की आवाज़ पर जन्नत ने उसे देखा। जी। जन्नत का दिल पहले ही बहुत अजीब ख्यालात में डूबा हुआ था। जन्नत देखो, मेरी बात सुनो, यहाँ बैठो। सबीना बेगम ने उसे कुर्सी पर बैठाते हुए कहा। बोले। जन्नत ने बहुत प्यार से कहा था। जैसा कि तुम जानती हो, जैद का भी निकाह हो गया है। ज़मीना बेगम ने आयशा को आंखें दिखाते हुए कहा, जिस पर आयशा ने आंखें घुमा ली थी। हाँ जानती हूँ, अल्लाह खुश रखे उन दोनों को। जन्नत आयशा से बहुत मुख्तलिफ थी और उमर की भी शादी हो चुकी है। तो तुम एक काम करो, तुम और हान को अपने जाल में फंसा लो। क्या बोल रही हैं आप? जन्नत कुछ हद तक बात समझ चुकी थी क्योंकि वह जानती थी उसकी माँ कितनी लालची औरत है। रुक। औरहान और उमर जो वहाँ से गुजर रहे थे, औरहान का नाम सुनकर रुके थे। हाँ मेरी बच्ची, देखो ना, औरहान भी कितने पैसे वाला है। और तो और सबने देखा है वो तुमसे कितनी लड़ाइयाँ करता है। अगर तुम उस पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाओगी तो कोई शक नहीं करेगा। तुम कल सुबह दाजी के पास जाना और उन्हें कहना कि औरहान ने कार में तुमसे ज़्यादती करने की कोशिश की है। उसके बाद दाजी के कहने पर वो तुमसे निकाह कर लेगा। फिर तुम उसके पैसों की इकलौती वारिस हो जाओगी। और वैसे भी तुम कुछ आंसू बहाना सब यकीन कर लेंगे तुम्हारा। और वैसे भी जब एक लड़की रो रही हो तुम तो सब उसे ही सही मानते हैं। सबीना बेगम शैतानी मुस्कुराई थी। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी, जन्नत ने अपना बाजू छुड़वाते हुए कहा। वह सबीना बेगम से 2 कदम के फासले पर हुई थी। क्या मसला है तुम दोनों का? सबीना बेगम को गुस्सा आया था। आप जानती हैं बदकिरदारी का इल्ज़ाम कितना बड़ा इल्ज़ाम होता है। लोगों को पूरी उम्र लग जाती है खुद को बेगुनाह साबित करने में। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। जन्नत जैसी भी थी, लेकिन उसके पास आयशा और सबीना बेगम जैसा दिल ना था। वो किसी मासूम पर बदकिरदार का इल्ज़ाम लगाती। तुम ये करोगी वरना तुम जानती हो ना मुझे। सबीना बेगम ने जन्नत का बाजू दबोचते हुए से आंखें दिखाई थी। मैं ऐसा नहीं करूँगी, यह गलत है। आपको जो करना है कर लें, लेकिन मैं इस दफ़ा आपकी बात नहीं मानूंगी। दर्द की वजह से जन्नत की आंखों में से एक आंसू बहा था। नहीं करोगी तुम? मुझे मना करोगी तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत? सबीना बेगम ने जन्नत का मुंह दबोचा था। मोम, आयशा ने मना करना चाहा था जब उन्होंने आयशा को भी गुस्से से देखा था, जिस पर आयशा खामोश हो गई थी। हाँ मैं मना करूँगी। जो गलत है वो गलत है। आप एक खुदगर्ज औरत हैं और एक ऐसी औरत जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। मैंने हमेशा आपकी सारी बातें मानी हैं। जो आपने कहा सब किया। बेवकूफ़ थी मैं। आप जैसी माँ अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे। मेरे बाबा को खा गई आप। सब छीन लिया मुझसे। मेरे बाबा, मेरा ख़ानदान, सब मेरे ख़ानदान से मुझसे दूर कर दिया। बाबा वो वाहिद इंसान थे जो मुझसे मोहब्बत करते थे, लेकिन आपकी हरकतों की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया और वो चले गए। बाबा के बाद आज तक कभी भी आपने मुझे प्यार से नहीं देखा। सिर्फ मतलब के लिए इस्तेमाल करती रही हैं आप मुझे। आप हमेशा अपने बारे में सोचती हैं। कभी आपने मुझसे पूछा मुझे क्या चाहिए क्या नहीं? कभी नहीं पूछा आपने। मैं 20 सालों से प्यार के लिए तरस रही हूँ। मैं सोचती थी आज नहीं तो कल मेरी माँ को मेरा ख्याल आ ही जाएगा, लेकिन मैं गलत थी। आप एक कमज़ोर और तंग दिल औरत हैं जो सिर्फ पैसों से प्यार करती हैं। अभी जन्नत बोल ही रही थी कि एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर लगा। इतनी लंबी ज़ुबान कहाँ से आ गई? समीना बेगम ने अपने नाखून जन्नत की कलाई में चुभोए थे। हाँ आ गई मेरे मुँह में ज़ुबान। मैंने आज तक सब आपकी मर्ज़ी से कहा। मुझे पैंट शर्ट पहनना पसंद नहीं था, लेकिन आपकी वजह से मैंने पहनी। मुझे लड़कों से दोस्ती करना पसंद नहीं था, लेकिन आप ज़बरदस्ती लड़कों से मेरी दोस्ती करवाती थी। लेकिन अब और नहीं। ये मेरी ज़िंदगी है, मैं खुद तय करूँगी मुझे कैसे जीनी है। मैं अब अपनी ज़िंदगी के फैसले एक ऐसी औरत को कभी नहीं करने दूंगी जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। जन्नत की आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। जो उसके दिल में था उसने आज सब बोल दिया था। जन्नत सबीना बेगम का हाथ झटक कर हवेली के बाहर की जानिब भागी थी। आयशा जन्नत की जानिब बढ़ी थी जब बेगम ने रोक दिया। खबरदार, जो तुम उसके पीछे गई, मरने दो उसे। सबीना बेगम आयशा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली के अंदर ले गई और हान और उमर हवेली के बाहर की जानिब भागे थे जहाँ कुछ देर पहले जन्नत गई थी। अहान, अर्शिया बेड से टेक लगाए बैठी थी, जबकि अहान बेड पर बैठा लैपटॉप में काम कर रहा था। जी अंतुल हयात। अहान ने अपना लैपटॉप साइड पर रखा था। वो अहान शाह था, किसी की ना सुनने वाला। अर्शिया की हर बात बहुत गौर से सुनता था। तुमने आज नोट किया जन्नत को? जब हम सब एक साथ थे वो बहुत गौर से हमें देख रही थी। मैंने कई दफ़ा नोट किया है, मुझे लगता है उसे अपनों की ज़रूरत है, अर्शिया ने उलझन से कहा था। हाँ मैंने भी आज नोट किया। मुझे लगा उसके दिल में कुछ है जो वो छुपा रही है। मेरे ख्याल से तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, क्या पता वो तुम्हें बता दे। अहान की बात पर अर्शिया ने हाँ में सर हिलाया।
कहाँ चली इतनी रात को? आओ हम छोड़ देते हैं। जन्नत नंगे पाँव भागी जा रही थी। वो नहीं जानती थी वो कहाँ जा रही थी जब उसके सामने दो लड़के आए थे। उन दोनों ने उसे सर से पाँव तक हवस की नज़रों से देखा था। जन्नत 2 कदम पीछे हुई थी। वो उनके इरादे जान चुकी थी। अभी वो भागने ही वाली थी जब उनमें से एक शख्स ने जन्नत की कलाई पकड़ी थी। क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? जाने दो मुझे। जन्नत ने उस शख्स को दिखा देना चाहा था, धक्का देना चाहा था, लेकिन वो शख्स सेहतमंद था जिसकी वजह से वो अपनी जगह से भी नहीं हिला। चल लड़की हमारे साथ, उस शख्स ने जन्नत को खींचते हुए कहा। कोई है? मेरी मदद करो। जन्नत रो रही थी। तकलीफ़ के बायस उसके हल्क से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। किस्मत ने भी उसे सारी तकलीफ़ें एक साथ ही देनी थी। वैसे मेरे ट्यूटरी के मुताबिक जब लड़की राज़ी ना हो तो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जन्नत उस आवाज़ को बहुत अच्छे से जानती थी। जन्नत ने मुड़ के देखा था जहाँ अरहान और उमर थे। उन दोनों को देखकर जन्नत को न जाने क्यों कुछ हौसला सा मिला था। लड़की का हाथ छोड़, उमर ने संजीदगी से कहा था। क्यों? और कौन हो तुम दोनों? अपने काम से काम रखो, ज़्यादा हीरो बनने न बनो। सामने खड़े शख्स ने अरहान की जानिब देखा था। मैं उसका जानी दुश्मन हूँ। जब मैंने आज तक उसे तकलीफ़ देने का नहीं सोचा तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरहान ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा था। एक काम करो फिर, तुम भी आ जाओ हमारे साथ, हाथ मिला लो हमसे, उनमें से दूसरे शख्स ने आंख दबाते हुए कहा। और ये अरहान खान के सब्र की आखिरी हद थी। अरहान ने ज़ोरदार मुक्का उसके नाक पर मारा था जिसकी वजह से वो आदमी ज़मीन पर गिरा था। हिम्मत कैसे हुई तेरी? उस लड़की पर एक बात भी बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। अरहान ने लात उसके पेट में मारी थी। अरहान ने दूसरे शख्स की जानिब देखा था जहाँ वो जन्नत का हाथ पकड़े खड़ा था। अरहान की नज़रों से डरकर उसने फ़ौरन जन्नत का हाथ छोड़ा था। अरहान, तू उसे लेके जा, मैं ज़रा इन दोनों को उनके ससुराल छोड़ दूँ, उमर ने दोनों शख्स की जानिब देखते हुए कहा था। चलो भी, अब ऐसे ना देखो, मुझे मालूम है आई एम गुड लुकिंग। अरहान मुस्कुराया था। जन्नत जो अरहान को गौर से देख रही थी फ़ौरन आके की जानिब बढ़ी थी। तो तुम जाओ यहाँ से। जन्नत अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ा रही थी। अरहान की नज़र उसके पाँव पर पड़ी थी जहाँ बहुत सी जगह पर चोट लगी हुई थी। रुको चुड़ैल, अरहान ने उसे बाजू से पकड़ा था। ये पहनो। अरहान ने अपना शूज़ उतार कर उसकी जानिब बढ़ाए थे। रुको चुड़ैल, अरहान ने उसे बाजू से पकड़ा था। ये पहनो। अरहान ने अपने शूज़ उतार कर उसकी जानिब बढ़ाए थे। मुझे नहीं पहनने। जन्नत ने एक नज़र अरहान को देखा था। पहन रही हो या मैं पहनाऊँ? अरहान ने लापरवाही से कहा था। वो अरहान अकबर था जो अपनी ज़िद, अपनी बातों का पक्का, वो कुछ भी कर सकता था। जन्नत ने शूज़ पहन लिए थे। अब तुम जाओ, तुम मेरे पास मत आओ। जन्नत की आवाज़ रोने की वजह से अलग सी हो गई थी। मैं कब पास आया? अरहान ने मासूमियत से कहा। मेरी मदद मत करो, मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ, तुम मुझे नहीं जानते। जन्नत के जहन में उसकी माँ की बात घूम रही थी। मैं जानता हूँ तुम अच्छी इंसान नहीं हो, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं हो। अरहान आदत से मजबूर था। मुझे अकेला छोड़ दो। जन्नत के हलक में आंसुओं का एक गोला अटका था। हरगिज़ नहीं, तुम मेरी वाहद दुश्मन हो जो लाखों में एक है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? हरगिज़ नहीं, मैं ये नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकता। अरहान अकबर वो पहला शख्स था जो अपने दुश्मन से इतनी मोहब्बत करता था कि उसे लाखों में एक बोल रहा था। जन्नत वहाँ मौजूद एक ऊंची जगह पर बैठ गई थी जहाँ नीचे एक गहरी खाई थी। लड़की मरने का इरादा है क्या? अरहान वहीं खड़ा था। हाँ, तुम जाओ, मुझे अकेला रहना है। जन्नत ने गहरी सांस ली थी। जन्नत की बात पर अरहान जा चुका था। जन्नत ने पीछे मुड़कर देखा था जहाँ अरहान कार की जानिब बढ़ रहा था। जन्नत की नज़र अब उस गहरी खाई पर थी। वो रोना चाहती थी, वो चीखना चाहती थी। वो जानती थी उसे संभालने वाला कोई नहीं है, और यही उम्मीद वो अरहान से भी रखती थी। भला वो उसके लिए क्यों रुकता? ये लो लड़की। अरहान उसके बराबर बैठा था। जन्नत जो गहरी खाई को देखने में मसरूफ़ थी, अरहान की आवाज़ अपने पास से महसूस करके उसने अपने बराबर में देखा जहाँ उसके हाथ में पानी की बोतल थी। तुम दोबारा आ गए? जन्नत ने सामने देखते हुए सवाल किया। हाँ, क्योंकि तुम रोती हुई अच्छी नहीं लग रही थी, और वैसे भी जब अपनी तकलीफ़ में हो तो उन्हें सहारा देते हैं, दर्द बर्दाश्त करने के लिए अकेला नहीं छोड़ देते। अरहान की बात पर जन्नत ने उसके चेहरे की जानिब देखा था। उसे हैरानी हुई थी। एक तरफ उसकी माँ थी, दुनिया का सबसे अजीज़ रिश्ता जिससे उसकी ज़रा परवाह नहीं थी, और एक तरफ था अरहान अकबर जो कहने को तो उसका दुश्मन था, लेकिन आज उसके मुश्किल वक्त में वाहिद इंसान था जो उसके साथ था। गिल्टी फील मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हारी और आंटी की सारी बातें सुन ली थी। जन्नत की आंख से एक आंसू बहा था। इसमें रोने वाली कौन सी बात है जन्नत? अरहान अकबर को आज पहली दफ़ा किसी के आंसू बेचैन कर गए थे। जन्नत ने बेदर्दी से अपनी आंखें साफ की थी। ये लो लड़की, रहम करो खुद पर और दूसरों पर भी। अरहान ने रुमाल जन्नत की जानिब बढ़ाया था जिसे जन्नत ने थाम लिया था। पानी पी लो। अरहान ने बोतल खोलकर जन्नत की जानिब बढ़ाई थी जिसे जन्नत ने थाम लिया था। पानी पीने के बाद उसने गहरी सांस ली थी। अब बताओ क्या हुआ है? मैंने देखा था तुम सुबह से परेशान सी हो। अरहान बहुत गौर से जन्नत को देख रहा था। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, लोगों को अपनी तकलीफ़ें नहीं बता सकती, क्योंकि जब मैं बताने की कोशिश करती हूँ तो मैं बिखर जाती हूँ। जन्नत ने अपने आंसू अंदर धकेले थे। मुझे संभालना आता है,
तुम मुझे अपनी तकलीफ बताओ, मैं समेट लूँगा। औरहान का लहजा पहली दफ़ा किसी औरत के लिए नरम हुआ था। आज मेरे बाबा की बरसी है और मेरी माँ। जन्नत के हाथ कांप रहे थे। औरहान ने उसके बाल नरमी से सहलाए थे। मेरी माँ? औरहान, वो ऐसा कैसे बोल सकती हैं? मैंने हमेशा वो सब किया जो वो चाहती थी। मुझे ये टॉप जीन्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन वो ऐसा चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा लिबास पहनना शुरू कर दिया। मुझे लड़कों से दोस्ती करना पसंद नहीं था, लेकिन माँ के कहने पर मैंने उनसे बातें करती थी। वो बहुत खुदगर्ज़ औरत हैं। बाबा के बाद मुझे कभी मोहब्बत नहीं मिली। जब बाबा थे तब मेरी ज़िंदगी बहुत हसीन थी। बाबा के बाद ज़िंदगी बहुत वीरान सी हो गई है। बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। मेरे पास कोई अपना नहीं है। लड़की, तुम्हें जो पसंद है तुम वो पहनो। ये तुम्हारी ज़िंदगी है। तुम जैसे चाहती हो वैसे जियो। अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल किसी को मत दो। तुम्हारे दिल में जो आता है वो करो। औरहान ने प्यार से कहा था। और जहाँ तक बात है अपनों की, तो हम हैं ना हनी? उमर उसकी दूसरी जानी बैठा था। आई एम सॉरी, वो सब मैं समझ गया हनी। उमर मुस्कुराया था, जिस पर जन्नत मुस्कुराई थी। तुम मिस जन्नत, क्या आप हमारी दोस्त बनना पसंद करेंगी? उमर ने प्यार से कहा था, क्योंकि वो जानता था जन्नत जैसी नज़र आती है अंदर से उतनी ही कमज़ोर है। यस मिस्टर उमर, जन्नत ने उसी के अंदाज में कहा था। लड़की, जो तुम्हारा दिल करे वही करना, किसी के कहने पर मत चलना। ये तुम्हारी ज़िंदगी है। औरहान का लहजा मोम था। समझ गई लड़के, जन्नत ने भी नरमी से कहा था। घर चले या ये खाई पसंद आ गई है? औरहान ने अपने पुराने अंदाज में कहा था। नहीं, घर जाना है। औरहान ने जन्नत की जानिब हाथ बढ़ाया था, जिसे उसने थाम लिया था। बच्चे, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? हफ्सा अपनी डायरी पर कुछ लिख रही थी जब फराज साहब ने दरवाजे पर दस्तक दी थी। अरे बाबा, आप आ जाएं। हफ्सा ने डायरी साइड पर रखी थी। तुमने दोबारा शुरू कर दिया डायरी लिखना? फराज साहब मुस्कुराए थे। जी। हफ्सा अपनी ज़िंदगी की हर बात उस डायरी में लिखती थी। तुम शायद दुनिया की वो वाहिद राइटर होगी जो अपनी पहली किताब अपनी ज़िंदगी पर लिख रही है। हफ्सा मुस्कुराई थी। उसकी एंडिंग क्या होगी? फराज साहब के जहन में एक सवाल आया था। पता नहीं बाबा, मुझे तो सैड एंडिंग नज़र आ रही है। हफ्सा के दिल का हाल सिर्फ वही जानती थी। लेकिन मुझे कहानी में एक शहजादा दाखिल होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या मतलब? हफ्सा ने फराज साहब की जानिब देखा था। देखो बच्चे, हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं। हर इंसान तकलीफ़ों से गुजरता है, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। नहीं बाबा, कुछ ज़ख्म सदियों बाद भी ताज़ा रहते हैं। वक्त के पास भी हर दर्द की दवा नहीं होती। हफ्सा के चेहरे पर एक तकलीफ नुमा मुस्कुराहट आई। लेकिन बच्चे, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आता है जो हमारी ज़िंदगी को इतनी खुशियों से भर देता है कि हम अपनी सारी तकलीफ़ें, सारे ज़ख्म भूल जाते हैं। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है बाबा, आपके अलावा। हफ्सा ने फराज साहब का हाथ थामा था। एक तरफ थी हफ्सा खान, जो खुद को बदकिस्मत समझती थी, जिसे अपना आप फजूल लगता था, जिसे यकीन था कि उसकी ज़िंदगी में कोई शहजादा नहीं आ सकता। और एक तरफ था बुराक शाह, जो हफ्सा खान को अपनी खुशियों का सितारा समझता था, जिसके लिए हफ्सा खान उसकी जान से भी ज़्यादा अहमियत रखती थी, जो हर रोज़ हफ्सा खान के लिए अपने रब के आगे रोता था। ऐसा नहीं है हफ्सा, आज शाहनवाज साहब ने मुझसे एक बात कही थी जिसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही। फराज साहब ने हफ्सा की जानिब देखा था। क्या कहा उन्होंने? हफ्सा को परेशानी सी हुई थी। उन्होंने मुझे बुराक के बारे में बताया। उन्होंने कहा बुराक शाह उनका सबसे लाडला पोता है, जिसकी हर ख्वाहिश, हर जिद उन्होंने बचपन से पूरी की थी। उनका सबसे ज़्यादा प्यार बुराक से है। वो जब बुराक शाह को तकलीफ़ में देखते हैं तो उनका कलेजा फटने लगता है। बुराक शाह सिर्फ 7 साल का था जब वो अपनी माँ से दूर हुआ था। तब से दाजी ने ही उसे संभाला है। इकरा शाह बुराक शाह की ज़िंदगी की पहली वो औरत थी जिससे बुराक शाह बहुत मोहब्बत करता था। और अब इकरा शाह ही वो वाहिद औरत है जिससे बुराक शाह सबसे ज़्यादा नफरत करता है। अपनी माँ के बाद उसने किसी औरत से बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों है। उन्होंने ये सब आपको क्यों बताया? हफ्सा को अब भी मामला समझ में नहीं आया था। इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका पोता दोबारा उस तकलीफ से कभी ना गुजरे। बुराक शाह को तुम पसंद हो बच्चे, और शाहनवाज साहब ने तुम्हारा हाथ मांगा है। बुराक शाह चाहता है कि जवाब तुम्हारा हो। अगर तुम राज़ी हो तो सही है, वरना वो इंतज़ार कर लेगा। फराज साहब की बात पर हफ्सा ने हैरत से उनकी जानिब देखा था। लेकिन बाबा, बच्चे, फ़ैसला तुम्हारा है। बाबा, उन सब के बाद मुझे शादी नहीं करनी, उन्हें मना कर दें। हफ्सा के दिल में खौफ सा आया था। बच्चे, सोच लो, तुम्हारा ये फ़ैसला किसी का दिल बुरी तरह दुखा सकता है। फराज साहब जान चुके थे कि बुराक शाह का कितना दिल दुखेगा इस फैसले से। मैं माफ़ी मांग लूँगी बाबा, आप मना कर दें। हफ्सा ने संजीदगी से कहा था। जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। फराज साहब जा चुके थे। हफ्सा को हैरानी हुई थी, बुराक शाह सब जानने के बाद भी उससे मोहब्बत कर बैठा था। लेकिन हफ्सा शाह नहीं जानती थी जो बुराक शाह को उससे थी वो मोहब्बत नहीं थी, इश्क था। और इश्क पर किसी का बस नहीं चलता। अब वो तीनों हवेली में दाखिल हुए ही थे। आयशा जो लाउंज में बेसब्री से टहल रही थी, जन्नत को, उमर और औरहान को साथ देकर उसे गुस्सा आया था। जन्नत, तुम? आयशा गुस्से से जन्नत की जानिब बढ़ी थी जब औरहान आयशा के सामने आया था, तमीज़ से। औरहान का लहजा नॉर्मल था। तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले? हाँ, मैं जो चाहे इसके साथ करूँ, ये मेरी मर्जी। वो मेरी बहन है, समझे तुम?
आयशा की आंखों में एक जलन सी थी। वो मेरी दोस्त है और तारीख गवाह है, और हान अकबर के दोस्त को जिसने तकलीफ दी है, और हान अकबर ने उसी बहुत दर्दनाक मौत दी है। अपने दोस्तों पर एक आंच बर्दाश्त नहीं करता मैं, समझिए आप। और हान के अंदाज पर आयशा एक सेकंड के लिए डर गई थी। चलो जन्नत, तुम जाओ अपने कमरे में, उमर ने मुस्कुराते हुए कहा था। और हान अकबर, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं आयशा हूँ। तुम देखते जाओ, जन्नत को तुमसे दूर रखने के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ। आजमा ले और फिर आप देखेंगी। और हान अकबर जन्नत को अपने पास रखने के लिए किस हद तक जा सकता है। और हान मुस्कुराया था। खुदा हाफिज़, मुझे सोना है क्योंकि मुझे बहुत काम होते हैं, सुबह आपकी तरह फारिग नहीं हूँ ना। और हान ने लापरवाही से कहा था। खुदा हाफिज़ आयशा बाजी। उमर आयशा को और जला गया था। उठ जाओ लड़की, तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है। अहान पिछले 10 मिनट से अर्शिया को उठा रहा था। बस 2 मिनट। अर्शिया आदत से मजबूर थी। 10 बज रहे हैं, अहान ने संजीदगी से कहा था। क्या? अर्शिया फ़ौरन बुखलाकर उठी थी। अर्शिया ने वॉच की जानिब देखा था जहाँ 8 बज रहे थे। अर्शिया ने अहान की जानिब देखा जहाँ वो मुस्कुरा रहा था। बेवकूफ़ सरदार। अर्शिया ने तकिया उठाकर अहान को मारा था। ये आखिरी हल था मेरे पास। अहान का कहका बुलंद हुआ था। अर्शिया ने अहान को देखा था जो हंसते हुए बिल्कुल किसी रियासत का शहजादा लगा था। अर्शिया न चाहते हुए भी उसे खुश देखकर मुस्कुराई थी, क्योंकि उन 9 महीनों में वो शख्स उसकी कुल कायनात बन गया था। अर्शिया फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जा चुकी थी, जबकि अहान शाह बाहर सोफे पर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। वह सब नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे जब मुराद शाह बैग के साथ लाउंज में आया था। बच्चे, तुम कहीं जा रहे हो क्या? शाहनवाज साहब ने उसके हाथ में बैग देखा तो उन्हें अजीब सा लगा। जी दादी, बहुत ज़रूरी काम आ गया, इसलिए लाहौर जाना ज़रूरी है। खुदा हाफिज़। मुराद दादी के गले लगा था। सबसे मिलने के बाद अब वो अर्शिया के पास आया था। भाभी, यूनिवर्सिटी के पहले दिन के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई तंग करे तो उसका कत्ल कर दीजिएगा। केस आपका देवर संभाल लेगा। मुराद ने मुस्कुराते हुए हल्की आवाज़ में कहा था, जिस पर अर्शिया हंसी थी। अपना ख्याल रखना मुराद। अर्शिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा था, जिस पर उसने हाँ में सर हिलाया था। खुदा हाफिज़ जानान, अपना ख्याल रखना। मुराद ने हुरिया का माथा चुमा था। मुराद की इस हरकत पर हुरिया का चेहरा सुर्ख हुआ था, जबकि उसकी इस हरकत पर सबने अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। वहाँ मौजूद हर शख्स जानता था मुराद शाह की जान बसती थी हुरिया शाह में। अब सब मेरी जोजा का ख्याल रखिएगा। मुराद ने प्यार से हुरिया को देखा था, जबकि मुराद का जाना हुरिया को न जाने क्यों बुरा लग रहा था। मुराद जा चुका था। हुरिया का दिल किया वो उसे रोक ले, लेकिन वो नहीं जानती थी किस्मत उसे ले जा रही है। और ये आखिरी दफ़ा थी जब उन सब ने मुराद शाह को देखा था। वो अभी भी फ्रेश होकर निकला था। उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी आयना शाह पर थी, जो लाल कलर की लॉन्ग कमीज़ पहने, जिसके नीचे ट्राउज़र था। लाल कलर में वो बिल्कुल एक हूर लगी थी। जैद खान ने उसे देखा और फिर वो जगह से हिल ना सका। क्या हुआ है? ऐसे क्यों देख रहे हो? जैद को खुद को इतने गौर से देखते आयना ने सवाल किया। मैं देख रहा हूँ, अब मिसेस जैद बनकर कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हो गई हैं। जैद मुस्कुराया था। नहीं, मैं तो हमेशा से ही खूबसूरत हूँ, तुमने ही याद तवज्जो दी है। आयना ने अपना बाल एक अदा से पीछे किए। मिसेस जैद खान अब जैद खान की तमाम तवज्जो की इकलौती हकदार हैं। जैद ने उसका माथा चुमा था, जिस पर आयना मुस्कुराई थी। दादी ने आपको बुलाया? बुराक शाह दादी के कमरे में दाखिल हुआ था, और बुराक शाह शाहनवाज साहब का वो वाहद पोता था। वो इजाज़त के बगैर कमरे में दाखिल होता था। हाँ मेरी जान, इधर बैठो। दादी ने उसे अपने पास बिठा बेड पर बैठने का इशारा किया। वहाँ अहान और आलिहान भी मौजूद थे। हमने बात की थी फराज खान से हफ्सा की। उन्होंने हफ्सा से बात की, शाहनवाज ठहर ठहर कर बता रहे थे। शाहनवाज साहब अपने वक्त के सबसे मजबूत सरदार थे, लेकिन बुराक शाह के मामले में बहुत कमज़ोर थे। उनका लहजा बुराक शाह को बहुत कुछ बता गया था। हफ्सा ने इनकार कर दिया है। बुराक शाह जानता था वो ये बात नहीं कह सकेंगे। बच्चे, हम दोबारा बात करेंगे। बुराक की बात पर शाहनवाज साहब ने उसका हाथ थामा था। नहीं दादी, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। रिश्ते रजामंदी से बनते हैं, ज़बरदस्ती से नहीं। बुराक शाह का लहजा नॉर्मल था, लेकिन वहाँ बैठे तीनों लोग जानते थे बुराक शाह को कितनी तकलीफ़ हुई है, क्योंकि उन तीनों ने बुराक शाह की हर जिद पूरी की थी, हर ख्वाहिश पूरी की थी। वो बुराक की रग रग से वाकिफ़ थे। अहान ने बुराक को अपने सीने से लगाया था। अहान, मैं ठीक हूँ। बुराक शाह जानता था अहान शाह उससे कितनी मोहब्बत करता था। सब सही हो जाएगा, मैं बात करूँगा हफ्सा से। अहान शाह किसी को भी इतना हक नहीं देगा कि वो मेरे भाई का दिल तोड़ सके। अहान ने बुराक का चेहरा दोनों हाथों से थामा था। बुराक शाह ने हाँ में सर हिलाया था, और फिर हफ्सा खान का इनकार सुनने के बाद बुराक शाह कुछ बोल ना सका। आंसू का गोला उसकी हलक में अटका हुआ था। बुराक, मेरी जान, तुम्हारे दाजी हैं ना? दाजी ने बुराक का हाथ थामा था। दाजी। और फिर बुराक शाह सिर्फ एक ही लफ्ज़ बोल सका। हफ्सा के इनकार ने बुराक से उसकी आवाज़ छीन ली थी। दाजी ने उसे अपने सीने से लगाया था। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मुझे जिस औरत से मोहब्बत हुई, या तो मुझे धोखा दे देती है या खुदा उससे मुझसे छीन लेता है। बुराक की आंखों से आंसू बहे थे। बुराक शाह के आंसू देखकर अहान और आलियान के सीने में दर्द हुआ था। किस्मत मुझसे हर वो चीज़ क्यों छीन लेती है जिसमें मेरा सुकून होता है?
मुझे क्यों उससे मोहब्बत करवाई थी ज़िंदगी ने। दादी ने बुराक शाह की कमर से हिलाई थी। दादी मेरा यकीन करें, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मुझे उससे इश्क हो गया है और उसका कोई हल नहीं। मैंने कोशिश की उसे भूलने की, लेकिन वो मुझ में मेरी रूह की तरह बस चुकी है। अगर वो निकली तो मैं बेजान हो जाऊंगा। दादी मैंने उसे भुलाने की कोशिश की, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। मेरा इश्क हफ्सा खान के लिए दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये मेरे इख्तियार से बाहर है। मेरा दिल तकलीफ से फट जाएगा। दादी उस लड़की में मेरा सुकून है, मैं क्या करूं? वो मुझे बेसुकून कर रही है। बुराक शाह किसी बच्चे की तरह रो रहा था। बुराक शाह का ऐसा रोना उन तीनों को बहुत कुछ याद दिला गया था। बुराक शाह को रोता देखकर उन्हें 7 साल का एक बच्चा याद आया था जिसे उसकी माँ ने तकलीफ दी थी, और उस दिन भी वो इसी तरह दादी से लिपटा रो रहा था। और आज पहली दफ़ा हुआ था वहाँ मौजूद तीनों शख्स उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके। दादी के दिल में एक तकलीफ सी उठी थी। इधर देखो बच्चे, हम हैं ना, सब सही कर देंगे। दादी को समझ नहीं आ रहा था वो बुराक को क्या कहें। और फिर खुदा कभी भी किसी इंसान का सुकून किसी इंसान में ना रखे। मेरे सीने में एक तकलीफ सी हो रही है। आलिया ने बुराक का हाथ थामा था। बुराक, हम हैं ना, हम सब ठीक कर देंगे, भरोसा रखो हम पर। आलिया शाह ने बुराक का हाथ थामा था। बुराक शाह हवेली का लाडला था, और फिर लाडलों की तकलीफ पूरे घर को बेचैन कर देती है। आलिया, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। बुराक ने अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखा था, और फिर वो बुराक शाह था, दुनिया का सबसे मशहूर और टॉप हार्ट सर्जन, जो सबके दिलों को काबू कर सकता था। लेकिन आज वो अपने दिल की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आज उसका दिल उसके काबू में नहीं था। बुराक शाह की हालत देखकर दादी दिल में एक फैसला कर चुके थे। बुराक शाह के लिए शाहनवाज साहब कुछ भी कर सकते हैं। हुरिया अभी अभी अपनी ऑफिस से बाहर निकली थी। क्या हुआ है अस्मा? ऑफिस में हाल तक देखकर उसने अपनी दोस्त से सवाल किया। हुरी, दरअसल प्लेन क्रैश हो गया है। कौन सा प्लेन? हुरिया ने दुआ की थी जो वो सोच रही वैसा ना हो। कराची से लाहौर जो प्लेन आ रहा था वो क्रैश हो गया है। उस हादसे में कोई नहीं बचा, सब मर गए हैं। उसी की रिपोर्टिंग करने तुम्हें जाना है। अस्मा की बातों ने हुरिया के पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। एक पल में ही हुरिया की सारी कायनात तबाह हो गई थी। हुरिया लड़खड़ाकर दीवार से लगी थी। हुरी, तुम सही हो ना? मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ख़राब है। तुम आराम करो, मैं चली जाती हूँ। अस्मा को हुरिया की तबीयत ख़राब लगी थी। नहीं, मैं सही हूँ, मैं जा रही हूँ। हुरिया के दिल में एक उम्मीद थी कि शायद मुराद शाह को कुछ नहीं हुआ। चलो जल्दी। अब वो दोनों वैन में बैठे थे। हुरिया भी वैन से उतरी थी। हुरिया की नज़र उसी जगह पर पड़ी जहाँ हर तरफ खून ही खून था। प्लेन के टुकड़े टुकड़े हुए थे। लोगों के बाजू एक तरफ, टांगे एक तरफ, हर शख्स की लाश के कई हिस्से हुए थे। हुरिया को अपने सामने अपनी सारी कायनात बिखरी हुई महसूस हो रही थी। हुरिया पागलों की तरह हर जगह देख रही थी, लेकिन उसे 3 मरतबा लगातार देखने के बाद भी वो शख्स की नज़र नहीं आया। हुरी, तुम ठीक हो ना? कुछ ढूंढो, मैं तुम्हें बता दूं, इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से कुछ लोगों की लाशें भी नहीं मिली। अस्मा की बात पर हुरिया ने अपने माथे पर हाथ रखा था। मुझे घर जाना है। हुरिया को अपने हाथ पांव बेजान होते हुए महसूस हो रहे थे। ओके, तुम जाओ, मैं कर लेती हूँ। अस्मा को हुरिया की हालत बहुत ख़राब होती हुई महसूस हो रही थी, इसलिए उसने हुरिया को घर भेज दिया।